नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690653086089715238445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं आपके, वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें, इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट अगर कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का ये चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले। ठीक है, तो देखेंगे आज हम किन किन टॉपिक्स पे चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, शुरू वाला जो पहला है आपका आईएनएस सुमेधा की बात करेंगे। आप लोगों को कई बार जो है इस तरीके की चर्चा अपने बीच में हो भी चुकी है कि जो अपतटीय गश्ती होती है ना, जहाज, जो ऐसा समझिए कि सर्विलियंस के लिए जिसको बनाया जाता है ना, जैसे गश्त वगैरह पुलिस की होती है, वैसे ही वो आपका क्या हो गया, समुद्री गश्त के लिए जो गश्ती पोत होते हैं, जो गश्ती आपके जहाज होते हैं, उनमें से ये आपका एक है। उसी बेड़े में से एक आपका ये अगला स्वदेश निर्मित आपका क्या है ये आपका अपतटीय गश्ती पोत हो गया। ठीक है, आईएनएस सुमेधा हो गया। ठीक है, इसको आप किस में रख सकते हैं बताइए, पेपर थर्ड में रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है, ये काफी पुराना टॉपिक है आपका, वापस से न्यूज में है। इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में फ्रेम किया है पहले भी, है ना। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट उसी का एक ये आपका एलिमेंट है, उसी का एक कंपोनेंट है। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो एक आपका फॉर्मल चैनल से बाहर है ना, और उसके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी काम को लेके, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कई सारे जो ऐसे मिस्त्री वगैरह होते हैं, मैकेनिक होते हैं, या जो आपके आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े आपके स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनके पास क्या है, उस क्षेत्र का अनुभव होता है। तो उस अनुभव का दोहन करके उनका स्किल डेवलपमेंट करके उनके लाइफस्टाइल को बेटर करना, है ना, जीवन स्तर को उनके क्या करना, अच्छा बनाना, उसके लिए इसको लाया गया है ना। तो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो है ही है, उसके साथ ही आप सोशियो भी देखेंगे तो वो भी आपका यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता है, उनका सशक्तिकरण होगा जिन लोगों को इस तरीके से सर्टिफिकेशन वगैरह दिया जाता है। तो स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत है, इसको देखेंगे हम लोग। रोजगार से भी संदर्भित है, पेपर 2 3 दोनों में रख सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन की बात करेंगे। अभी दिल्ली के अंतर्गत ये जो नया इनिशिएटिव लिया गया है कि वहां पर जो है ऑनलाइन एजुकेशन 9 से 12 के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो ये जो है देखा जाएगा इसको, ये शिक्षा का संदर्भ है आपका, और शिक्षा में एक तरीके से नवीन तकनीकी का भी यूज कर रहे हैं हम लोग। तो पेपर सेकंड और थर्ड दोनों में इसको भी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इंडिया नेपाल का रिलेशन है। ठीक है, तो रोटी बेटी का संबंध है हमारा नेपाल के साथ, ये आप लोगों ने सुना होगा। और दूसरी चीज ये कि हमारे बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक भी सांस्कृतिक संदर्भ भी इनके साथ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो समस्या आती है वो सिर्फ चाइना के कारण आती है कि आप देखेंगे कि नेपाल का जो झुकाव जैसे चाइना की तरफ होने लग जाएगा तो हमारे लिए वो घातक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा पड़ोस ही असुरक्षित रहेगा तो हम कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो इसको चाइना के एंगल में रख के हमेशा हमको पढ़ना है। इंडिया नेपाल का जो रिलेशन है ये आप पेपर सेकंड में रख सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसके बाद जीएसटी के बारे में टॉपिक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है, और ये रिपीटेड है, उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे कि जीएसटी क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि जीएसटी जैसे पहले सर्विस टैक्स लगता था आपका, तो क्या होता था कि उसका दोहराव होता था टैक्स का। ठीक है, दोहराव होता था हर जगह। अब क्या हुआ कि स्टेजेस पे जहां जहां वैल्यू एडिशन होता है किसी भी वस्तु में, तो उस वैल्यू एडिशन पर वो टैक्स लगता है। जैसे मान लीजिए कि गेहूं खरीदा हमने, गेहूं से हमने आटा बनाया, आटा से हमने क्या बनाया, ब्रेड बनाया, ब्रेड से बना पिज्जा। ठीक, तो अब यहां जब वैल्यू एडिशन हुआ तो इस पार्ट पे लगा क्या,
जीएसटी, ठीक है, फिर इस पार्ट पे लगा, फिर इस पार्ट पे लगा। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो टैक्स का जो दोहराव होता था वो कम हुआ, और ये बेनिफिशियल हुआ जनता के लिए, क्योंकि चीजों में जब टैक्स का दोहराव नहीं हुआ तो जो आर्थिक बोझ है वो भी कम हुआ, है ना। ठीक है, उसके बाद यहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में एक तरीके से फेडरलिज्म की जो भावना है उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए इसको लाया गया है। और जो हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम था उसकी संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को इसके द्वारा इजी बनाया गया। तो देखेंगे इसको हम, थर्ड पेपर का कोर पार्ट है आपका। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा बिल्कुल सिंपल सा है। अभी इंडियन नेवी ने जो आपका इसका डिप्लॉयमेंट किया है, लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट, उसमें आईएनएस सुमेधा को डिप्लॉय किया गया साउथ ईस्ट एशिया में। इसने अभी विजिट किया मलेशिया के पोर्ट क्लैन को, है ना। अब ये क्या है, आपका कंटेक्स्ट हो गया। अब की पॉइंट्स क्या है, तो सीधी बात है कि अभी इसने विजिट किया है पोर्ट क्लैन, ठीक है ना, मलेशिया। कब, जब ये वापस आ रहा था ऑस्ट्रेलिया से, है ना, जहां पर ये पार्टिसिपेट कर रहा था आजादी का अमृत महोत्सव का, जो हम वहां पर सेलिब्रेट कर रहे थे उसको। तो उसने जो है आजादी के अमृत महोत्सव में समारोह में जो है भाग भी लिया। अब नॉर्मल सी चीज है, सिर्फ आपको ये जानना है कहां से आ रहा था कहां जा रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूज है एक तरीके से। क्या है ये जानने की जरूरत है। तो ये एक पार्ट है किस चीज का, इंडिया की जो नेवी है उसके लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, ठीक है। इंडिजिनियसली बिल्ट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो गया। स्वदेश में निर्मित है ये आपका, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारी संकल्पना है उसको ये क्या कर रहा है, मूर्त रूप प्रदान कर रहा है, ठीक है। और ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है आपका डिप्लॉय किया गया है, ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया। अब तटीय गश्ती के लिए एक पोत है ये आपका, ठीक है ना। और ये जैसे मान लीजिए कि जो आपके इसके कई सारे और भी जो है रूल्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो है सपोर्ट करता फ्लीट ऑपरेशंस को भी, जैसे बेड़े वगैरह का संचालन करना है तो उसके समर्थन में भी इसकी भूमिका है, ठीक है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो विशाखापट्टनम में जो स्थित हमारा भारतीय नौसेना का पूर्वी बेड़ा है उसी का ये हिस्सा है, ठीक है। और पूर्वी नौसेना कमान के जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है उनके संचालन कमान के अनुसार ये कार्य करता है, ठीक है। अब ये भारतीय नौसेना में शामिल किया जाने वाला स्वदेशी जो हमारे यहाँ अब तटीय गश्ती पोत है उस परियोजना के अंतर्गत ये आपका तीसरा जहाज है। इसकी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग जो है किसने किया है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका जो प्राइमरी जो रोल है वो क्या है, तो सबसे पहली चीज ये कि जो हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आर्थिक अनन्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ठीक है। 200 नॉटिकल मतलब 200 नॉटिकल जो है आपका समुद्री मील के बराबर है ये आपका, ठीक है ना। अब ये जो है आपका 12 12 और 24, तो कंटेजियस जोन और आपका टेरिटोरियल जोन और आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर सर्विलियंस करेगा, मान लीजिए वहां पर पायरेसी वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसको रोकने में ये अपना सहयोग करेगा, फ्लीट को सपोर्ट करेगा, है ना, फ्लीट सपोर्ट करेगा ऑपरेशन के लिए, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी ये आपका जो है हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर बताई जा रही, नॉर्मल सी चीजें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। तो हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने प्रेजेंट किया है सर्टिफिकेट, ठीक है ना, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल वर्कर्स को, ठीक है ना। क्यों, किस लिए जो सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत, क्योंकि उन्होंने वहां पर कंप्लीट कर लिया। अब मान लीजिए कोई भी अनौपचारिक आपके कार्य करने वाले लोग हैं, उनको कोई जो है किसी तरीके की सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो इस तरीके का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उनका प्रमाणीकरण हो जाता है ना, तो वो उस क्षेत्र में फिर आसानी से कार्य कर सकते हैं, लोग उनको जो है वो क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं उन विशेषीकृत कार्यों के संदर्भ में, है ना। अब की पॉइंट्स बताया जा रहा है, तो ये प्रोसेस है क्या, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, यूज करना जो भी किसी व्यक्ति की एग्जिस्टिंग स्किल है ना, जो उसने अपने जीवन में जो है सीखा है प्रैक्टिकली, उसका जो नॉलेज है, उसका जो अनुभव है, उसका प्रमाणीकरण करना, है ना, जो उसने अपने जीवन में सीखा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप किसी का भी जो है संदर्भ ले सकते हैं, जैसे कोई शेफ है, कोई मैकेनिक है, हमारे यहाँ आप देखिए कि कई सारे जो आपके कार वगैरह के मैकेनिक होते हैं, बाइक वगैरह के, क्या उन्होंने कोई कोर्स किया रहता नहीं, उनका वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आपका एक तरीके का स्किल जो है डेवलप हो जाता है, लेकिन बेचारे उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होती, तो वो उस स्केल पे या वो जो उस संदर्भ में आर्थिक उन्नयन उनका नहीं हो पाता जितने संदर्भ में होना चाहिए। अब वहीं पर इंजीनियर की डिग्री मिल गई लेकिन आपके पास जो है प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है,
है ना। तो वो क्या हो गया, ये जो दोनों जगह एम्बिगिटी, विरोधाभास जो है देखा जाता है। तो जो लोग इस क्षेत्र में ऑलरेडी है, किसी क्षेत्र में 20 साल से काम कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास ये कला है और उन्होंने जो है उसको सशक्त कर रखा है ना, तो हम अगर उनको रिकॉग्नाइज कर देंगे तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए तो फायदेमंद है ही, और लोगों की भी आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में, उसी का एक कंपोनेंट है ये आपका। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट किसके अंडर किया गया है, तो संकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत। इसकी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो एजेंसी होगी, जिसको क्रियान्वयन यहां पर एजेंसी बोला जा रहा है इस प्रोग्राम के लिए, वो कौन होगा, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंट फीचर्स बताए जा रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के। तो सबसे पहली चीज ये कि जो भी कैंडिडेट जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम में, उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो इस तरीके का प्रोग्राम किया जाता है, इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, एक तरीके से उनको फॉर्मलाइज किया जा रहा है, फॉर्मल चैनल में उनको संपृक्त किया जा रहा है, एम्बेडेड किया जा रहा है ना, और उनके जो अर्जित जो भी ज्ञान है, शिक्षण मूल्य, उनको पहचानने का प्रयास किया जाता है। साथ ही उनके पास किस तरीके का कौशल है, जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उनको हम सर्टिफाई करते हैं। और प्रत्येक जो सफलता पूर्वक प्रमाणित उम्मीदवार है उनको 500 रुपए दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं उनको जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी के, उसके बारे में भी अवगत कराया जाता है। इसके बाद इनको 3 साल के लिए निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज भी दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहली चीज यह है कि भारत के अगर कार्यबल के संदर्भ में देखेंगे पूरे भारत देश में, तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, औपचारिक क्षेत्र में नहीं है, असंगठित क्षेत्र में है। तो उन लोगों को जो भी उनके पास अनुभव है, जो भी उनके पास ज्ञान है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, अपने अनुभवों से जो सीखा है, तो उनको मोबिलाइज करते हुए जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री की डिमांड है, जो उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण है ना, उसको क्या करना, रिकॉग्नाइज करना है। उस तरीके के कौशल का प्रशिक्षण लेने में उनको सक्षम बनाना है, ताकि उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन स्तर है, उसको क्या किया जाए, उन्नयन किया जा सके उसमें, और उनको बेहतर आजीविका हासिल करने में हेल्प किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे सेक्टर्स है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, पॉटरी है, हैंडीक्राफ्ट्स है, और भी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से वैसी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराता है जिससे इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑनलाइन एजुकेशन। तो यहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ये बोला है कि जो वर्चुअल स्कूल है वो एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाएगा सभी लोगों के लिए, है ना, इंक्लूसिव बनाएगा, सभी लोगों के लिए जो है आपका वो उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने हाईलाइट किया है कि दिल्ली जो मॉडल होगा वर्चुअल स्कूल, कक्षा 9 से 12वीं के लिए होगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे जेई हो गया, है ना, नीट हो गया, इस तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें 13 से 18 साल के बीच के बच्चों, जो भी छात्र होंगे, जो भी बच्चे होंगे, वो आपके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी ऐसा छात्र जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से क्लास 8 का जो आपका स्टैंडर्ड है उसको पास कर लिया हो, और कक्षा 9 में, मतलब स्टैंडर्ड 9 में, 9th क्लास में उसने आवेदन किया हो एडमिशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर विद्यालय द्वारा आवेदन वगैरह के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई फीस का प्रावधान नहीं है, मतलब निःशुल्क है। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि अटेंडेंस वगैरह की क्या व्यवस्था की गई है, तो उसके लिए भी इनबिल्ट अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, जिससे अटेंडेंस वगैरह भी वहां पर लिया जाएगा। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मान लीजिए सभी कक्षाएं जैसे ऑनलाइन हो रही हैं, तो मान लीजिए कोई छात्र अगर उसको नहीं देख पाता है तो उसकी उपलब्धता ऑफलाइन भी होगी। ठीक है, मतलब ऑफलाइन मोड में कैसे होगी कि फिजिकली बात नहीं कर रहा हूं मैं, भौतिक स्तर पर, कहने का मतलब ये कि रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, तो बाद में भी वो आदमी एक्सेस कर पाएगा, जैसे आप लोग इस वीडियो को कर पाते होंगे। ठीक है, कि जिस टाइम पे वीडियो अपलोड हुआ आप किसी भी टाइम देख सकते हो और वो वहां पर अवेलेबल है। कहने का मतलब ये कि सभी कक्षाएं ऑनलाइन होंगी, और जो भी छात्र ऑनलाइन कक्षा किसी कारण से उस टाइम पे ना देख पाए, जिस टाइम पे ऑनलाइन चल रही है, तो वो बाद में भी उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो पोर्टल पे रहेगा। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि परीक्षा के लिए जो है यहाँ पर छात्रों को भौतिक रूप से दिल्ली आना अनिवार्य होगा। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसके संदर्भ में चुनौतियां क्या है, तो सीधी बात है
कि भारत में अभी भी जो डिजिटल विषमता है वो बहुत ज्यादा है रूरल और अर्बन एरियाज में। आप देखिए, ठीक है ना, नेटवर्क तो आता नहीं है शहरों में, गांव की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ भारत नेट प्रोजेक्ट है ना, ऑप्टिकल फाइबर वाला, सारी चीजें हैं जिसमें पंचायतों को कनेक्ट करना था, लेकिन गांव की जो वास्तविक स्थिति है, अभी ब्रॉडबैंड की पहुंच बहुत सीमित है वहां पर, है ना। तो ये जो है आपका भारत में जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में डिजिटल विषमता है ना, उसके कारण हमारे यहाँ जो है डिजिटल विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो सीधी बात है कि ये अपने आप में चुनौती है, और यहाँ पर डेटा भी बताया जा रहा है कि वर्तमान में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की उपलब्धता देखेंगे आप, तो जो राष्ट्रीय औसत है 51%, उसके कंपैरिजन में केवल 29% है ये भी। और आप देखेंगे तो बहुत कम होगा। आप खुद भी जो है प्रैक्टिकली देख सकते हैं, किसी भी रिमोट एरिया में अगर आप जाते हो गांव वगैरह में, तो देखिएगा कि कहीं पर भी आपको जो है वहां पर ब्रॉडबैंड वगैरह नहीं दिखाई देगा, सिर्फ जो बैंक वगैरह है वहां पर दिखाई देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लगातार देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स है उनके पढ़ने और लिखने के स्तर में गिरावट आई है। इनमें से लगभग आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो कुछ ही शब्द पढ़ने में असमर्थ हैं, मतलब कुछ शब्द भी नहीं पढ़ पा रहे वो लोग। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 1/3 से ज्यादा बच्चे जो है स्कूल ही नहीं जा रहे थे, है ना। ये जो है यहाँ पर सर्वे में आया, कोविड के कारण स्थिति जो है और भी खराब हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर कई स्पेशलिस्ट का मानना है कि जो ऑनलाइन शिक्षा है वो जो फिजिकल क्लासेस होते हैं, भौतिक कक्षा, कभी भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। उसका कारण ये है कि जब कोई भी स्टूडेंट या कोई भी छात्र जब भौतिक रूप से स्कूल को जाता है ना, स्कूल में जाके इंटरेक्शन करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, टीचर से मिलता है ना, स्टूडेंट से मिलता है, तो उसका एक व्यक्तित्व निर्माण होता है और उसकी सामाजिक और जो भावनात्मक समझ है वो विकसित होती है ना। और अगर वो वर्चुअली रहे, क्लास को अटेंड करेगा, किसी से उसका इंटरेक्शन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये स्पेशलिस्ट ऐसा बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भारत में जैसे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी कई सारी देखी गई हैं लगातार, है ना। ऑनलाइन मोड को ज्यादा एक्सेस करने के कारण बहुत सारे अन्य भी गंभीर परिणाम आए हैं, है ना। इसके बाद जैसे आप देखेंगे कि भौतिक रूप से जब क्लास अटेंड करने स्टूडेंट्स जाते थे, तो वहां पर मिड डे मील की स्कीम चलती है, तो कहीं ना कहीं वो कुपोषण को कम करता था, है ना। लेकिन जब वहां पर ये नहीं जाएंगे तो वहां पर कुपोषण की स्थिति और भी खराब हो सकती है। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, तो पीएम ई विद्या है, आप लोगों को पता है, लॉन्च किया गया था। इसको किस लिए? एजुकेशन को मल्टी मोड से एक्सेसिबल बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करने के उद्देश्य से दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया गया, है ना। एनईएटी, जिसको प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन भी बोला जाता है, इसका उद्देश्य ये था कि जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो शिक्षण की प्रक्रिया है, उसको व्यक्तिगत संदर्भ में और शिक्षार्थी जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एडेप्टिव बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज करना, ठीक है। स्वयं पोर्टल बनाया गया है, आप लोगों को पता होगा कि ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर जो स्कूल और हायर एजुकेशन के बहुत सारे मॉड्यूल्स जो हैं ऑनलाइन मोड में उपलब्ध हैं, कोर्सेज वगैरह, ठीक है। इसके बाद प्रज्ञाता की बात करें तो ये आपका 30 मिनट्स का स्क्रीन टाइम होता है पर डे। इसमें इंटरेक्शन होता है ना, पेरेंट्स के साथ, ठीक है। उसमें किंडरगार्टन, नर्सरी और प्री स्कूल, है ना। तो इस संदर्भ में किस तरीके से बच्चों का पालन पोषण किया जाना चाहिए, तो उनके बीच में इंटरेक्शन के लिए जो है, पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन के लिए इसको क्या किया गया है, इसको बनाया गया है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है, प्रज्ञाता हमने देख लिया। डिजिटल रूप से जो आपकी यहां पर सूचनाओं को सुलभ बनाने के लिए जो प्रणाली बनाया गया है, यहां पर डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो है आपका सांकेतिक भाषा के साथ जो भी आपके डिसेबल्ड लोग हैं, है ना, उनके हिसाब से यहाँ पर स्टडी मटेरियल वगैरह को वो एक्सेस कर पाए, है ना। तो उस तरीके का सिस्टम है आपका। उसके बाद मनोदर्पण जो इनिशिएटिव है ना, इनिशिएटिव जो है मनोदर्पण जो पहल है आपका, उसके अंतर्गत एक वेबसाइट, एक टोल फ्री हेल्पलाइन, एक चैट रूम बनाया गया है, जिसके माध्यम से जो भी आपके मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक संदर्भ में अगर कोई भी आपका वहां पर प्रॉब्लम हो जाती तो उससे निपटने के लिए वहां पर सहायता वगैरह उपलब्ध कराने के लिए इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी जो आपकी क्या है, मिशन है, इसके अंतर्गत ये इंश्योर किया जाता है कि सभी बच्चों के लिए ये जो इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि फाउंडेशनल लिटरेसी और जो न्यूमेरेसी है आपकी ग्रेड 3 स्टैंडर्ड की, है ना, उसको अटेन करना है ना, उसके लिए जो है कुशल बनाना है, ठीक है, 2020 तक के लिए। तो ये बनाया गया था ये आपका, ये सब जो है इनिशिएटिव्स है, ये आप अपने पास लिख के रख सकते हैं। 2 ही 4 कोट करना है हमको अपने आंसर में, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात है, इससे मानव संसाधन का विकास होता है शिक्षा में ध्यान देने से,
ठीक है ना। स्किल डेवलपमेंट करने से कहीं ना कहीं जो है वो क्या होगा, व्यक्तिगत संदर्भ में तो फायदा होगा ही, और जब हर व्यक्ति का विकास हो जाएगा तो देश का विकास होगा ही। मानव संसाधन का जो पूरा चक्र है उसके लिए भी ये आपका धनात्मक प्रभाव ही डालेगा, वहां पर साक्षरता दर में भी सुधार लाएगा, है ना। ठीक है, तो ये सब जो है नॉर्मल सी चीज है यहाँ पर बताई जा रही है, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में, तो यहाँ पर अभी जो है एक एमओयू साइन हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड एक जो है नेपाल सरकार के साथ एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब की पॉइंट्स क्या है, तो सीधी बात है कि इसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच में जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ जो आपका कंजर्वेशन है ना, एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट जो आपका कंजर्वेशन वगैरह के प्रोग्राम हम चलाते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो हमारा इनिशिएटिव, तो इन क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है जो बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं उनके रिस्टोरेशन को, है ना, एरियाज को इंटरलिंक करने के लिए और नॉलेज वगैरह को और बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे का साथ क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए, है ना, आदान प्रदान। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है नेपाल मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ नेपाल फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या है, तो सीधी बात है कि नेपाल से हमारा जो है बहुत बड़ी सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं, तो 5 इंडियन स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार। ठीक है, तो नेपाल जो है हमारे लिए और भी संदर्भों में इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बताया कि जो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी है, बताते हैं कि मिथिला क्षेत्र की थी आपकी सीता जी, ठीक है, और यहाँ पर रोटी बेटी का संबंध है, तो बहुत पुराना कल्चरल और इकोनॉमिक ऑपरेशन भी हमारा है उनके साथ। ठीक है, नेपाल जो है आपका एक तरीके से बफर स्टेट का काम करता है। ठीक है, हिमालयन जो आपका एक रीजन है वहां पर नेपाल भी अवस्थित है। तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि चाइना से हमको खतरा लगता है, चाइना हमारे ऊपर हमला वगैरह कर सकता है, तो उसकी संभावित आक्रामकता जो एग्रेसिवनेस है, उसकी आक्रामकता जो है उसके विरुद्ध जो है नदन साइड में कहीं ना कहीं ये आपका क्या है, एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि नेपाल में उत्पन्न होने वाली जो नदियां हैं, है ना, और जो जल विद्युत क्षमता है उसके संदर्भ में भी जो है वो बहुत ज्यादा उसके पास पोटेंशियल है, और भारत की जो 12 मासी नदी प्रणालियां हैं उनको वो कहीं ना कहीं पोषित भी करता है, क्योंकि वहां से अगर उद्भव हो रहा है और हमारे यहाँ आ रही तो कहीं ना कहीं उसका पोषण का काम उसके द्वारा हो रहा है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। जल के संदर्भ में देखेंगे, नदियों के संदर्भ में देखेंगे अगर आप, तो इसके बाद कई हिंदू और बौद्धिक धार्मिक स्थल भी नेपाल में स्थित है, जिसके कारण अवस्थित है, जिसके कारण कई सारे भारतीय लोग वहां पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। रोटी बेटी वाला संदर्भ यहाँ नहीं बताया गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप अपने से उसको मेंशन कर लीजिएगा। अब चुनौतियां क्या है, तो सबसे पहले तो बॉर्डर इशू है। ये क्या है कि पोरस बॉर्डर है ना, नेपाल और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है एक तरीके से, है ना, ओपन बॉर्डर है एक तरीके से। तो कंटीजियस इशू ये है वहां से कि वहां से जो है इलीगल जो है क्या देखा जाता है, प्रवास वगैरह देखा जाता है वहां से, है ना। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या, ड्रग्स ट्रैफिकिंग की समस्या, है ना, और वहां पर जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको भी खतरा वहां से लगता है। इसके बाद ये यहाँ पर देखेंगे कि भारत चीन नेपाल का जो ट्राई जंक्शन है, वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक रीजन है आपका, वहां पर सुस्ता और काला पानी, दो प्रमुख जो क्षेत्र हैं जहां पर डिस्प्यूट हमारा किसके साथ है, नेपाल के साथ है ना। अब यहाँ पर जो इंटरनल सिक्योरिटी, तो सीधी बात है कि ओपन बॉर्डर है उसके कारण इलीगल माइग्रेशन होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, है ना, तो वो कहीं ना कहीं इंडियन सिक्योरिटी को, हमारे जो नेशनल हमारी सिक्योरिटी उसके लिए थ्रेट है। ठीक है, और जो टेररिस्ट वगैरह हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह जो करते हैं, माओइस्ट वगैरह जो हैं वो इसको यूज कर सकते हैं, है ना। इस जो आपका लूप होल है उसका वो रेगुलर जो है यूज भी करते हैं। नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था और उसमें जो अमेंडमेंट किया गया था, तो 2015 में इसका संविधान लागू किया गया। तो जब वहां पर चुनाव के बाद जब वहां पर एक पक्ष जीत जाता है तो वो उसने व्यापक राजनीतिक विशेषाधिकार दिए किसको, जो सत्तारूढ़ आपकी पहाड़ी जनजाति थी, है ना, जो हिली रीजन में रहते थे, लेकिन जो मैदानी इलाकों में रहने वाले मधेसी लोग थे उनके साथ वहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया, है ना। तो इसके संदर्भ में क्या किया, भारत ने इसके खिलाफ एक्शन लिया और वहां पर बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह लगा दिए नेपाल पे। तो ये अपने आप में एक विवादास्पद संदर्भ है ना। इसके बाद बिग ब्रदर एटीट्यूड, तो हमेशा ये बोला जाता है कि नेपाल ये बोलता है कि भैया हमारा जो आपका आंतरिक कोई विषय है तो उसमें हस्तक्षेप करता है इंडिया, है ना, तो बड़े भाई की भूमिका में रहता है वो। ठीक है, तो ये हमेशा से लांछन लगाया जाता है, काफी पुराना ये मैटर है आपका, काफी पुराना पॉइंट भी है। तो नेपाल का कहना यह है कि कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता पर हस्तक्षेप करता है,
है ना? तो हस्तक्षेप की नीति का पालन नहीं करता है भारत, और भारत को इस क्षेत्र में हमेशा जो है एक बिग ब्रदर के एटीट्यूड के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है, तो शांति और मैत्री संधि जो आपकी पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी थी 1950 में साइन की गई थी इंडिया नेपाल के बीच में, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है और नेपाली पॉलिटिकल जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बोला गया है कि ये अनइक्वल है। इस ट्रीटी के अंतर्गत नेपाल को ये अनिवार्य किया गया था कि भैया आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, मान लीजिए कोई मिलिट्री हार्डवेयर आप परचेज कर रहे हैं किसी दूसरे देश से, है ना, थर्ड कंट्री से, तो आपको इंडिया को बताना पड़ेगा, है ना। और नेपाल इसको चाहता है कि इस प्रोविजन को चेंज किया जाए। तो ये उनकी अपनी आंतरिक संप्रभुता है, उनके जो है स्वतंत्रता भी है उनकी, है ना। तो यहाँ पर जो है इसको क्या है, संप्रभुता पर उनके ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए नेपाल बोल रहा है कि इस प्रोविजन को चेंज करिए। इसके बाद आप देखेंगे कि नेपाल की चीन के साथ लगातार जो है नजदीकियां बढ़ती जा रही, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि भारत को जो है सिक्योरिटी थ्रेट भी हो रहा है। चाइना जो है नेक्स्ट कुछ ईयर्स में तिब्बत रेलवे को जो है सीमा पार काठमांडू तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है, और नेपाल जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर भी उसने साइन किया है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसको जो है प्रैग्मेटिक पॉलिसी बना के जो इसको डील करने की आवश्यकता है भारत को। डिमोनेटाइजेशन के कारण यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि नेपाली नागरिक भी इनके कारण ऋणात्मक रूप से प्रभावित हुए। उसका रीजन ये है क्योंकि जो तत्कालीन संदर्भ देखेंगे, जब विमुद्रीकरण किया गया, तो वहां पर जब विमुद्रीकरण किया गया तो उसमें यह किया गया कि जो भारत की मुद्रा थी, है ना, जो लीगल टेंडर, जिसको लीगल मनी भी बोला जाता है, लीगल मनी टेंडर भी बोला जाता है, तो वो नेपाल में भी क्या थी, आपकी चलती थी, है ना, नेपाल में भी चलती थी। तो इसका मतलब क्या कि जब हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ तो वहां पर भी क्या हुआ कि जो इंडियन करेंसी वहां पर यूज हो रही थी वो आपकी क्या हो गई, इंडियन करेंसी जो यूज हो रही थी उसका क्या हुआ, वहां पर भी वो बाहर हो गई, मुद्रा उसकी वैधता समाप्त हो गई। तो कहीं ना कहीं जो नेपाल है उसको भी ऋणात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ा नेपाली नागरिकों को। तब उन्होंने आह्वान भी किया था कि जो भी उनके पास भारतीय रुपए हैं तो उन नोटों को बदलने की व्यवस्था किया जाए, है ना। तो अपने आप में ये एक इशू आया था, है ना, टाइम बीइंग के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि कॉपरेशन का एरिया कौन कौन सा है। तो सबसे पहला ट्रेड और इकोनॉमिक देखेंगे आप, तो नेपाल जो है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया को देखा जाए तो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर में से एक है। भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापक भागीदार है, एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है ना, भारत। अब इसके बाद देखेंगे कि नेपाल के अन्य देशों के साथ भी जो है आपके व्यापार के लिए अगर जो पारगमन की व्यवस्था है वो भी भारत के द्वारा की जाती है। तो इन संबंधों को और भी बेहतर बनाने के लिए जो है आगे की ओर चलना चाहिए भारत को। इसके बाद वाटर रिसोर्सेज और एनर्जी कॉर्पोरेशन में देखेंगे तो बहुत सारी परियोजनाएं भी चल रही हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे बायलैटरल इश्यूज हैं, उनको चर्चा करने के लिए एक यहाँ पर मैकेनिज्म बनाया गया 2008 में, है ना। ये आपका 3 टियर मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया गया 2008 में। इसके बाद डिफेंस कॉर्पोरेशन देखेंगे तो भारतीय सेना में आप ब्रिटिश एरा से ही देखेंगे तो गोरखा रेजिमेंट वगैरह स्टैब्लिश किया गया था। तो उसका मतलब ये कि नेपाल के जो पहाड़ी जिले थे वहां से भर्ती किया जाता था। इसके बाद 1950 से लगातार आप देखेंगे तो भारत और नेपाल की जो सेनाएं हैं एक दूसरे के प्रमुखों को, जो सेना के प्रमुख है उनके प्रमुखों को जनरल जैसी मानद रैंक से सम्मानित करते आए हैं, और यहां पर दोनों देशों को साथ मिलकर चलने की आवश्यकता भी है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में भी आप देखेंगे तो इंडिया जो है प्रोवाइड करता है ना, कई सारे जो है असिस्टेंस यहाँ पर, है ना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, कनेक्टिविटी को जो है अप्रोप्रिएट मैनर में डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो हम उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फाइनेंशियली भी और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी, है ना, ठीक है। इसके बाद जो आगे का रास्ता ये है कि भारत को नेपाल के साथ संबंधों को सशक्त करना चाहिए, और जो चाइना वाला एंगल है उसको देखते हुए जो है हमको और भी ज्यादा नेपाल के साथ जो है मिलकर चलने की आवश्यकता है कि चाइना का प्रसार यहां तक ना हो जाए हमारे पड़ोस में, है ना। तो चाइना वाले एंगल को रखते हुए यहाँ पर व्यापक आयामों को संदर्भित करते हुए यथार्थवादी विदेश नीति को जो है यहाँ पर क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सांस्कृतिक, धार्मिक और अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक, इन संदर्भों में भी जो है जो भी हमारे संबंध है जिसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी बोलते हैं, इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो जल विद्युत का आपका यहाँ पर क्या है एस्पेक्ट है, तो इंडिया को वहां पर भी फोकस करना चाहिए, है ना, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है, इसको इसलिए बोला जा रहा है कि हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो है यहाँ पर जो मीटिंग्स वगैरह होती थी, है ना, वो टाइमली नहीं हो रही हैं।
ठीक है, तो उसको भी जो है टाइम बाउंड मैनर में किया जाना चाहिए। यहाँ पर जीएसटी के बारे में बताया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जो है आपके, तो इसका रेवेन्यू अभी बढ़ा है, ठीक है ना, वो क्रॉस कर गया 1.4 लाख करोड़। ठीक है, जीएसटी क्या है मैंने पहले ही बता दिया, एक तरीके से आपका सिंगल टैक्स है ना। तो अब आपका जैसे वैट लगता था, है ना, और कई सारे टैक्सेस लगते थे, तो उसके बदले में सिर्फ एक टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये याद रखिएगा, ये हर स्टेज पे लगने वाला टैक्स है। वैल्यू एडिशन पे ये आपका टैक्स लगता है। ठीक है, तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि ये सिंगल टैक्स है, किस पर, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, मतलब जहां से उसका ओरिजिन है और जहां उसका एंड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स है, ठीक है, वो प्रत्येक स्टेज पे जो है आपका लगता है, अवेलेबल होता है, मैंने पहले ही बता दिया। अब उसको ये भाषा में लिखने का आपका प्रावधान है। तो ये केवल किस में लगता है, मूल्यवर्धन पर। जैसे मैंने बताया कि आपका गेहूं है, गेहूं से आटा बन गया, आटे से ब्रेड बन गया, है ना, ब्रेड वाले से पिज्जा वाले के पास चला गया, पिज्जा वाले ने पिज्जा बना दिया, तो हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उस पर ये टैक्स लगता है ना, प्रत्येक स्टेज पे। इसके बाद यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वस्तु और सेवाओं पर जो उपभोग आधारित जो मूल्य वर्धित कर है, ठीक है, कंजम्पशन बेस्ड है आपका वैल्यू एडेड टैक्स, किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, तो ये इसमें डुअल लिवाई देखी जाती है, बोथ और, मतलब डुअल लिवाई देखी जाती है, मतलब दोहरा यहाँ पर क्या देखा जाता है कि कौन कौन उसकी लिवाई करेगा, तो सेंटर भी करता है और आपका क्या यहाँ पर स्टेट भी करता है। और यहाँ पर यही विभाजन में जो है स्टेट्स को ऐसा लग रहा था कि उनके हितों का वहां पर क्या होगा, उनके हितों पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी सेंटर के पास फाइनेंशियल जो आपका डोमेन है वो ज्यादा सशक्त है ना। तो राज्य इसकी पहले जब जीएसटी लाया जा रहा था तो इसमें बहुत सारा जो है आपका क्या हुआ था, वहां पर इश्यूज और चैलेंजेस भी देखे गए थे। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वर्तमान में जीएसटी के बाद जो रेवेन्यू में देखें कि सबसे बड़ा आपका पार्टिसिपेशन किसका है। ठीक है, तो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स भी एक तरीके का व्यक्तिगत कर ही है जो किसी कॉर्पोरेट पे लग रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि विभिन्न घटकों के मामले में जो एकीकृत जो आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी है उसका हाईएस्ट शेयर है। ठीक है, कंपोनेंट जो है जीएसटी के वो बताए जा रहे हैं यहाँ पर। तो सीधी बात है कि कई जो प्रत्येक राज्य में जो है पृथक राज्य जीएसटी की व्यवस्था की गई है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि स्टेट्स उसको जो है कलेक्ट करेंगे, वही उसको आरोपित भी करेंगे, यूनियन भी उसको लगाता है और उसको क्या करता है, इस तरीके के टैक्सेस को लगाता भी, आरोपित भी करता है, उसका संग्रहण भी करता है। अब इंटीग्रेटेड जो जीएसटी होता है वो इंटर स्टेट मूवमेंट में, जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका कोई आपने एक चीज बनाया, अब वो आपका यूपी से दिल्ली जा रहा है, तो इंटर स्टेट जब वहां पर किसी गुड्स का जो है परिचालन होता है, आवागमन होता है ना, तो वहां पर क्या लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है बताइए, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, तो फिर उनका बंटवारा वगैरह करने की भी अब वहां पर क्या होती होगी, आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है, तो उसके लिए एकीकृत जीएसटी भी जो है वो यहाँ पर क्या किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है आपका। ठीक है, स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी, उसके बाद जो ये आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी है, तो ये नॉर्मल सी चीजें, ये आप लोगों को पता होगा। चैलेंजेस एंड कॉन्सर्न यहाँ पर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया जा रहा है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपका यहाँ पर रेफर किया जाता है जो टैक्सेस वगैरह को, है ना, इनपुट जो आपका इनपुट पे ही लगता है, मान लीजिए जो इनपुट पे लग रहा है, आउटपुट पे लग रहा है, आपका हर स्टेज पे लग रहा है, तो यहाँ पर बोला जाता है जो आपका इनपुट पर जो आपका जीएसटी पे किया जा रहा है और जो आपका फिनिश्ड गुड्स में पे किया जा रहा है, तो इसमें डिफरेंस है, तो इनपुट में ज्यादा लग रहा है, तो कह रहे हैं कि इसके कारण इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, तो कहीं ना कहीं जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट का वो कम होता है, उसका रेवेन्यू कम हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज यहां पर बताई जा रही है ना। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी है, सीधी बात है, इसमें आप देखेंगे कि बेस बहुत सारे हैं, है ना, जो स्लैब से बहुत जा रही है, बहुत ज्यादा हो गई यहाँ पर 0, 0.25, 1, 3, 5, 12, 18, 28। अब वहां पर आप देखेंगे तो एक चमड़ा, एक लेदर, जिससे आपकी बेसिक नीड्स की चीजें बन रही हैं, अगर उसको उसके लिए वही रेट है, तो जो उससे लेविश चीजें बन रही हैं उसके लिए भी एक रेट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है। इसके बाद कवरेज देखेंगे तो इसके कवरेज से बहुत सारा सेक्टर बाहर है, जैसे पेट्रोलियम है, क्रूड है, पेट्रोल है, हाई स्पीड डीजल है, नेचुरल गैस है ना, तो ये आपके जीएसटी के बाहर है। इसके बाद रिफंड की प्रॉब्लम है कि जीएसटी में जो रिफंड वगैरह
यहाँ पर मिलता है जीएसटी के कारण, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह है जो आपका, तो मान लीजिए कि किसी ने जो है पहले वहां पर जमा कर दिया, अब उसको जीएसटी से जो रिबेट मिलना है वो मिलने में कई बार जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और यहाँ पर फेक इनवॉइस वगैरह की भी समस्या देखी जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं। इसके बाद एंटी प्रॉफिटरिंग जो आपका फ्रेमवर्क है, इसके लिए अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई स्पेशल जो है मैकेनिज्म नहीं बनाया गया, तो इसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जीएसटी कंपनसेशन जो है, सेस जो है, उसमें भी शॉर्टफॉल देखा गया है। अभी भी लगभग 21 राज्य ऐसे हैं जो डिपेंडेंट हैं यहाँ पर कंपनसेशन के लिए सेंटर पर। ठीक है, आर्किटेक्चर की इसमें जो है प्रॉब्लम बताई जा रही है कि इसकी जो सबसे मूलभूत कमजोरी है, इसकी जो है आपकी क्या है, फंडामेंटल वीकनेस जो है, इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका जो झुकाव है केंद्र सरकार की ओर है ना, तो इसके कारण जो सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है वो बने रहेंगे। आप देखेंगे कि इसमें बोला गया कि राज्य को बराबर अधिकार है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे, जब वोटिंग की बात करेंगे, तो वहां पर जो है पक्ष किसका भारी है, कि राज्य जो अगर कोई निर्णय ले लिए तो वो उसके ऊपर जो है, केंद्र के ऊपर जो है कंपलसरी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर 3/4 का जो है वहां पर क्या है, वोटिंग का सिस्टम है ना। जीएसटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो बताइए, किसी दिन पूरे के पूरे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मैं आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा, ये यहाँ पर एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू G33 के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, और इसके बारे में स्टेटमेंट बताना है कौन सा ट्रू है। पहला ये कि G33 और फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स इन एग्रीकल्चर, ये एक तरीके का कोलिशन है, किसका, विकासशील देशों का, डेवलपिंग कंट्रीज का। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो विकासशील देशों के लिए कृषि में है ना, क्या करना, सीमित बाजार खोलने के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करना। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, तो इनके बीच में डिस्प्यूट लगातार हमारे बीच में बना हुआ है, लेकिन जैसे WTO में अगर कोई इशू है ना, तो वहां पर हमारे बीच में अगर कोई संबंध खराब भी है तो भी हम वहां पर साथ में मिलकर जो है वहां पर क्या करेंगे, काम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है ये स्टेटमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें बताया जा रहा है कि इसके माध्यम से फूड सिक्योरिटी, किसानों की आजीविका को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं उनको WTO की वार्ता में क्या किया जाएगा, उठाया जा सकेगा, और विकासशील देशों के लिए उसके संदर्भ में विशेष नियम भी प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सही पूछा गया था, इसलिए इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है आपका नौखाई जूहर के बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है कि सेलिब्रेट किया गया इसको कहां पर, वेस्टर्न उड़ीसा और सदर्न छत्तीसगढ़ में। क्यों किया जाता है, ऑब्जर्व करने के लिए, वेलकम ऑफ द न्यू सीजन ऑफ राइस, बिल्कुल ठीक बात है। और ये ऑब्जर्व किया जाता है जो लूनर फोर्टनाइट है उसके 5th डे में, अगस्त और सितंबर के मंथ में, डे आफ्टर द गणेश चतुर्थी फेस्टिवल, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, पहला भी ठीक है। दोनों में आपको बताना क्या था, सही स्टेटमेंट ही बताना था, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका बोथ और करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।